मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया आपका। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे उसका। तो चलो देखो आप लोग चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें देखिए आपके पास बुक होगी तो आप लोग बुक खोलिए। एनसीईआरटी सवाल इसमें दिए गए। एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला चैप्टर का एनसीईआरटी सवाल हम आपको कराएंगे इसमें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, हमारे पास बुक है, एनसीईआरटी सवाल है इसमें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित पैमाने को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। निम्न पैमाने को सेल्सियस में बदलिए। देखो पहला सवाल है, पहले का ए पॉइंट दिया है 300 केल्विन और बी पॉइंट दिया है 573 केल्विन। ध्यान दीजिए ये 2 क्वेश्चन मिले हैं, ये केल्विन में दिए गए हैं, इनको आपको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अंश सेल्सियस में। तो देखो ये आपके पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ उस चैप्टर का एनसीईआरटी का पहला सवाल है। कह रहा है कि निम्न तापक्रम को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो हमने आपको फार्मूला दिया था कि अगर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा। और अगर हम केल्विन से 273 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अंश सेल्सियस मिल जाएगा। ये फार्मूला हमने ये पैमाना आपको दिया था, इसी पैमाने पे आप यहाँ सॉल्व करिए इसको। कह रहा है कि निम्न को सेल्सियस में बदलो, 300 केल्विन कह रहा है और डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, सेकेंड वाला। केल्विन से हम 273 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर ए पॉइंट देखें क्या होगा, 300 माइनस 273, ये कितने की इक्वल हो जाएगा, देखो क्या कितना आ रहा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऐसे 573 है, देखो बी पॉइंट 573 माइनस 273, ये देखो 573 से 273 निकालो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित पैमाने को सेल्सियस में बदलिए, तो केल्विन में दिया गया है, हमने सेल्सियस में चेंज कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा आपको, निम्न तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। चलो ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 यही हम नोट कर ले रहे हैं। सवाल नंबर 2 है आपका, दूसरे का ए 25 डिग्री सेल्सियस और बी है 373 डिग्री सेल्सियस। ये 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनको आपको बदलना किसमें है, केल्विन में। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला वाला। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ, आंसर दूसरे का ए और बी। ठीक, चलो देखो हमको केल्विन से सेल्सियस में जाना था तो पहला सूत्र लगाए, अब सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ये वाला लग जाएगा। देखो कितना है, 25 में हम 273 जोड़ देंगे, जोड़ के ऐड करो कितना आ रहा, देखो ये हो गया 3 और 5 मिलके 8, 7 और 2 9 और यहाँ 2 हो गया। ठीक, ये 298 किसमें, केल्विन में, ये आ गया आपका आंसर। दूसरा देखो 373 सेल्सियस में है, केल्विन में जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, 273 और जोड़ देना है। ये देखो कितना बन रहा है, 6 और 7 7 14 और 1 बचा और यहाँ कितना आ गया, 646 केल्विन। ये आंसर हो गया आपका। ये सवाल नंबर 2 हो गया।
ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, केल्विन को सेल्सियस में बदलना था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो इस तरीके से आपके ये सवाल तो एनसीईआरटी के थे, लेकिन सपोज दैट इसी जगह पे हम दूसरा कोई वैल्यू रख देंगे तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फार्मूला आपको यही दोनों याद रखना है कि अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, केल्विन में दिया है सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे। ये फार्मूला याद रखना है। सवाल में अंक चाहे जो दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो देखो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्न अवलोकनों हेतु कारण दीजिए। कारण देना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे का ए पॉइंट। कह रहा है नेपथलीन को ऐसे रख देंगे तो कुछ समय बाद यह बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाती है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेपथलीन दिया है। नेपथलीन एक कार्बनिक यौगिक है। स्ट्रक्चर देखें इसका, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं, हो सकता है ना समझ पाएंगे, लेकिन ये नेपथलीन है। तो नेपथलीन दिया है। नेपथलीन कहा जा रहा है कि अगर इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो यह बिना अपना कोई अवशेष छोड़े अदृश्य हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा गायब हो जाता है बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कोई ठोस द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव गैस में चेंज हो रहा है, ये इंट्राचेंजिंग आप पढ़े थे। तो अगर कोई पदार्थ सीधे गैस अवस्था में आ जा रहा है, इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ कह रहा है कि बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े अदृश्य हो जाती है, तो उसका कारण क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन के कारण। ये कह रहा अवलोकन है कि कारण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कारण क्या बनेगा, तीसरे का ए पॉइंट का क्वेश्चन कारण क्या बनेगा, ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक, सवाल नंबर 2 देखो, इसी में बी पॉइंट क्या लिखा है। सवाल नंबर बी कह रहा है हमें इत्र की गंध, इत्र माने क्या होता है, सेंट, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक, कह रहा है कि बहुत दूर बैठे हैं फिर भी इत्र की सुगंध पहुंच जाती है हमारे पास। तो इसका रीजन क्या है, आप सब लोग इसको प्रैक्टिकली जानते होंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन इत्र की गंध, इत्र माने सेंट, इसकी गंध अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो उसके पास भी पहुंच जाती है। कारण क्या है, विसरण क्रिया होती है। विसरण क्रिया में क्या होते हैं, जो इत्र के पार्टिकल होते हैं वो वायु के साथ मिल जाते हैं और बहुत तेजी से फैल जाते हैं। वायु के माध्यम में ये फैल जाते हैं। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, विसरण के कारण। विसरण के कारण, तो विसरण प्रक्रिया के कारण ये इत्र के कण बहुत दूर बैठे व्यक्ति के पास भी पहुंच जाते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट था, दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। सवाल नंबर 4 आपका ये कह रहा है निम्न पदार्थ को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पॉइंट है जल, बी पॉइंट है चीनी और इसका सी पॉइंट है ऑक्सीजन। सवाल एक बार हम फिर से पढ़ ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है निम्न पदार्थ को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको देखो, जल, चीनी और ऑक्सीजन, इनको हमको आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये 3 स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, आप इसको पहले समझिए, इसके बाद इसमें आप जान ले जाएंगे स्वयं।
जैसे ये जो बॉक्स है इसमें कण एकदम सटे सटे, इनके बीच में गैपिंग नजर नहीं आ रही है। ये देखो ऐसी प्रक्रिया है। और जो सेकंड वाला बॉक्स है इसमें कुछ दूरी पर दिख रहा है ऐसा। थर्ड वाला बॉक्स है इसमें मैक्सिमम दूरी पर है। तो इन दोनों में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉलिड कहते हैं, इसको लिक्विड कहेंगे और इसको गैस कहेंगे। ध्यान दीजिए, ठोस द्रव गैस। तो ये तीनों आपके सामने हैं, एक द्रव है, एक ठोस है, एक गैस। जिसमें जितना कम वॉल्यूम दिखेगा, जिसमें जितना कम स्पेस नजर आएगा, उसमें उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होगा। यहाँ पर देखो स्पेस बहुत कम है, यहाँ पर इससे कुछ ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ कुछ ज्यादा है, यहाँ नाम है। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि निम्न को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो सबसे कम किसका हो गया, ऑक्सीजन का। ये सी पॉइंट है। ऑक्सीजन से ज्यादा किसका है, गैस से ज्यादा किसमें आएगा, द्रव में। द्रव कौन है, जल। ये पॉइंट कौन सा है, ए। और सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें होगा, ठोस। ठोस कौन है, चीनी। और चीनी किस पॉइंट पे है, बी। ये आपका हो गया बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्रम में। ठीक, सवाल नंबर 4 ये आपको पूछा था कि बढ़ते हुए अंतराल आकर्षण बल के क्रम में, ये आपका हो गया। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा निम्न तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्न तापक्रम पर, सवाल नंबर 5, निम्न तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। वाटर की फिजिकल स्टेट पूछी जा रही है। टेम्परेचर दिया है आपको, ए पॉइंट दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और बी पॉइंट दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और सी पॉइंट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये कह रहा है कि जल की भौतिक अवस्था क्या है, मतलब कि वाटर इन टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहेगा। ठीक, तो 25 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर है। ध्यान दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नॉर्मल है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी किस स्टेट में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, पानी 0 पर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जमने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि ये बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ से पानी आता रहता है। तो ये द्रव, ठोस द्रव अवस्था में है। 100 डिग्री पर देखो क्या है, पानी उबलने लगेगा, उबलकर वाष्पित होने लगेगा। तो यहाँ क्या अवस्था होगी इसकी, द्रव वाष्प अवस्था हो जाएगी। पानी रहेगा और पानी वाष्पित होने लगेगा। ये लिक्विड वेपर स्टेट, यहाँ सॉलिड लिक्विड स्टेट और यहाँ केवल लिक्विड स्टेट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट देखिए, बी पॉइंट और सी पॉइंट। कह रहा वाटर की फिजिकल स्टेट निम्न तापक्रमों पर क्या होगी। तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड रहेगा, 0 पर ठोस द्रव रहेगा और 100 पे द्रव वाष्प रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पॉइंट कह रहा है जब कमरे के ताप पर द्रव है, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कारण बताओ, कारण दे, पुष्टि करें, कारण दे कि जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो कमरे का तापक्रम कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड अवस्था में है पानी। ठीक, तो पानी लिक्विड अवस्था में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100। जब 100 डिग्री आप पहुंचा देंगे तो पानी वाष्पित होने लगेगा। तो 25 डिग्री पर पानी द्रव अवस्था में रहेगा। तो आप इसमें आंसर क्या लिख देंगे कि चूंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर पानी द्रव अवस्था में रहेगा। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखो, इसमें कह रहा है, इसी का बी पॉइंट है, 6 का बी पॉइंट कह रहा है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। ध्यान दीजिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? कमरे के तापक्रम का मतलब कितना होता है? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस है, और रूम टेम्परेचर पर लोहे की अलमारी सॉलिड स्टेट में बता रहा है। इसका मतलब जो लोहा होता है, लोहे का गलनांक, ध्यान दीजिए, जब लोहा पिघल जाएगा तब तो अपना सॉलिड स्टेट से चेंज करेंगे अपनी स्टेट को। तो जब तक लोहा पिघला नहीं है तब तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो जो लोहे का गलनांक होता है ये मच मोर यानी कि अधिक होगा, मच मोर देन रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, यहां आप क्या लिख देंगे कि जो लोहे का गलनांक है वो कमरे के तापक्रम से अधिक होता है, अतः लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। ठीक, ये हो गया आपका सवाल नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कह रहा है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापक्रम पे ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों हो जाता है? 273 केल्विन पर जल और बर्फ को ठंडा करते हैं तो शीतलता अधिक किसमें हो जाती है? ये पूछ रहा आपसे। तो देखो, जब हम जल को 273 केल्विन पर ठंडा करते हैं ये किसमें बदल जाता है? बर्फ में, बर्फ में बदल जाता है। 273 केल्विन का मतलब कितना होगा? 273 केल्विन बराबर क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। अब पानी कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 में 273 जोड़ो, कितना आ रहा है? ये 298 केल्विन। तो पानी का कितना है? ये नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन। 298 केल्विन पर पानी किस स्टेट में है? लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है। और पानी 273 पे अगर ला दिए हम तो 0 सेल्सियस में बदल गया, और यहाँ क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड, यानी कि बर्फ हो गई और इसमें से पानी के पार्टिकल चिपके रहेंगे। तो कह रहा है कि अगर जल को हम 273 पे ठंडा करते हैं शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों हो जाता है? तो अधिक इसलिए हो जाता है कि इसकी एक होती है ऊष्मा, इसमें उस ऊष्मा का नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा जो होती है वाटर की, इसको जब हम ठंडा कर देते हैं, 0 पे ला देते हैं, यानी 273 केल्विन पे ठंडा कर देते हैं, ये गुप्त ऊष्मा इसकी निकल जाती है। जब गुप्त ऊष्मा इसकी अपनी अंदर की ऊर्जा लॉस हो गई तो ये पानी क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट बर्फ में बदलने के बाद ये हल्का सा ठंडा प्रतीत होने लगेगा। इसका आंसर क्या लिखिए आप कि जब जल को 273 केल्विन पे हम ठंडा करते हैं, बर्फ में बदलते हैं, तो इसकी गुप्त ऊष्मा निकल जाती है। गुप्त ऊष्मा के निकल जाने के कारण या शीतलता का प्रभाव इसमें अधिक हो जाता है। ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखें आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में कह रहा है उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप में जलने से अधिक ज्यादा तीव्रता लगेगी आपको कि उबलते हुए जल से जलने में आपको दिक्कत होगी? ठीक, तो देखो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो जल से अधिक होती है। ठीक, भाप की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होने के कारण भाप से जलना आपको ज्यादा दुष्कर दिखता है। सवाल नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि उबलते हुए जल से जलने पर या भाप से जलने पर। तो भाप से जलने पर तीव्रता अधिक होती है, जल से जलने पर तीव्रता कम होती है, ऐसा क्यों? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वह क्या होती है 100 डिग्री, यानी कि जल से जब 100 पे उबल रहा है 100 पे, तो इससे अधिक होने के कारण भाप की गुप्त ऊष्मा इससे अधिक होने के कारण भाप से जलने पर हमको ज्यादा दिक्कत महसूस होती है कंपैरिजन टू उबलते हुए जल से जलने पर। और भाप से जलने में भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होने की वजह से हम इससे भाप से जलने पर हमको ज्यादा दिक्कत होती है। सवाल नंबर 9 देखिए, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। चलिए इसको हम ड्रा कर देते हैं। आप लोग देखिए क्या है इसमें। यहां पर लिखा है ठोस है, फिर द्रव है और फिर गैस है, ये ठीक। अब ठोस से द्रव में A पॉइंट और द्रव से गैस में B पॉइंट। फिर हम वापसी कर रहे हैं, गैस से द्रव में आ रहे हैं, तो ये C पॉइंट और द्रव से ठोस में जा रहे हैं, तो ये D पॉइंट, ये मिल गया आपको। इसके बाद फिर ठोस से सीधे हम गैस में चेंज कर रहे हैं और ये पॉइंट है आपका E, और हम गैस को सीधे ठोस में चेंज कर रहे हैं, ये पॉइंट है आपका या, ठीक। अब आपसे ये सवाल डायग्राम बनाया गया है, इसमें ये पूछ रहा है ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ABCDEF में अवस्था परिवर्तन को इंगित कीजिए। तो देखो ठोस का द्रव में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन, हमने आपको इसको अवस्था परिवर्तन वाले टॉपिक में बता भी दिया था। चलो सॉल्व करते हैं। A पॉइंट क्या होगा, ठोस द्रव में बदल रहा है, क्या हो रहा है, गल रहा है। B पॉइंट क्या होगा, द्रव गैस में बदल रहा है, क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। C पॉइंट क्या होगा, गैस किसमें चेंज हो रही, द्रव में, ये क्या हो रही है, संघनन की क्रिया हो गई। और फिर C, और ये द्रव ठोस में बदल रहा है D से, तो D पॉइंट क्या होगा, हिमीकरण होगा, क्योंकि यह द्रव जमकर ठोस अवस्था में आ रहा है, ठीक। अब ठोस सीधे गैस में, E पॉइंट क्या बताया गया था, इस क्रिया का नाम क्या है, जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए, बीच में द्रव ना आए, इस क्रिया का नाम क्या बताया गया था, ऊर्ध्वपातन। अब अगर कोई गैस सीधे ठोस में आ जाए तो यह वाली क्रिया का नाम हमने क्या बताया था, निक्षेपण। ये सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि आप ABCDEF को इंगित कीजिए, ये किस तरीके के परिवर्तन हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट के NCERT क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म में आपको सेकंड चैप्टर बताया जाएगा। धन्यवाद।